सभी जो साथी यहाँ मौजूद है सबको लाल सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी साथियों का इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम ऐसी घड़ी में खड़े हैं जब माओइस्ट पार्टी ने यूनिलैटरली सीज़ फायर डिक्लेयर किया और सिविल सोसाइटी का जो कॉल था पीस टॉक्स को लेकर के उस पर रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद भी कॉमरेड नंबलाल केशव राव को शहीद कर दिया गया और उनके साथ तमाम और साथी 27 और साथियों को मार दिया गया। इतना ही नहीं, उस सीज़ फायर यूनिलैटरल सीज़ फायर के दौरान ही झारखंड के सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में, सरायकेला खारसावां डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर को मारा गया, उनके साथ 7 और साथियों को शहीद किया गया उनके। तो इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पे एक सभा आयोजन करके पीस टॉक के बारे में, सीज़ फायर के बारे में और आगे क्या हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, उसमें बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आज जो पूरी बातचीत है वो बेसिकली वॉर क्राइम्स के ऊपर और पीस प्रोसेस के ऊपर रखूँगा और इंटरनेशनल सिचुएशन में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। जब ये पीस टॉक का पूरा चर्चा चला था और हैदराबाद के अंदर पीस डायलॉग कमेटी ने अपील किया था माओइस्ट पार्टी और स्टेट से कि एक पीस प्रोसेस में जाया जाए, तो जब माओइस्ट पार्टी ने, जहाँ तक मुझे याद है 2 अप्रैल को जब उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के ये बोला कि वो जनता के हित में पीस टॉक्स के लिए रेडी हैं, लेकिन उनके 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन एक सीज़ फायर का था और दूसरा कंडीशन था कि नए कैंप्स ना बनाए जाएं और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन इलाकों में उनको मौजूदा कैंप्स में लिमिटेड रखा जाए। तो मुझे याद है कि विजय शर्मा जो होम मिनिस्टर हैं बस छत्तीसगढ़ के, उनका रिस्पांस आया था ये बोलते हुए कि सीज़ फायर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके माओइस्ट पार्टी एक वॉर लाइक सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा है, और ये कौन सा वॉर लाइक सिचुएशन है जो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। और इस तरीके की भाषा के साथ हम किसी भी तरीके की वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय राज्य एक तरफ तो कत्लेआम कर रहा है अपने ही नागरिकों का और उनकी लाशों पे खड़ा होकर के शांति वार्ता की बात करता है, और जब शांति वार्ता की अपील होती है जनता की तरफ से और उस पे जवाब पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है रेबल फोर्सेस का, तो सरकार ये बोलती है कि कोई युद्ध की परिस्थिति ही नहीं है इस देश के अंदर। तो मैं उसी बात पे ये बात करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लॉ, जो ये बुर्जुआ सेटअप के हिसाब से बनाए गए जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उसके हिसाब से भी इंडियन स्टेट इस समय अपने ही 2 देश के लोगों के साथ एक नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट, एक सिविल वॉर में इंगेज्ड है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इंडियन स्टेट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके एक्सेप्टेंस के साथ बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आएंगे, बहुत सारा इंटरनेशनल स्टेज पे उसको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट ना करने से उसकी सच्चाई की मतलब परिस्थितियां बदल नहीं जाती हैं। अगर हम बात करें जनवरी 1 से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कगार, उसके तहत जो किलिंग्स हुई हैं अब तक, उसमें 1 जनवरी को 6 माह की बच्ची मंगली सोडी की किलिंग, अगर ये एक्सटर्मिनेशन का एक मर्डर का, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का पार्ट नहीं है तो क्या है? घमंडी फॉरेस्ट जो कि अबुझमाड़ इलाके में पाया है, उसमें 2 लोग सल्फी पीने जा रहे थे, जो एक वहाँ का लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक है, और उनको घात लगा करके वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल से मार दिया। ये सिविलियंस का किलिंग जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का पार्ट है माना जाता है इंटरनेशनल लॉज में। अगर ये उसका हिस्सा नहीं है तो क्या है? वॉर क्राइम्स में आता है कि विपक्षी पार्टी को किसी भी तरीके का मौका ना देना सरेंडर करने का, या घायल पाए जाए वाली स्थिति में उसको इलाज करके उसको छोड़ने का, उसको इलाज करके उसको हिरासत में लेने का, तमाम तरीके के इस तरीके के सिचुएशंस एक वॉर सिचुएशन में बनते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि चिपुरबट्टी इनकाउंटर हुआ था एक मार्च के महीने में, अंत मार्च 2024 में, उसमें 6 लोगों को पकड़ के मार दिया गया, जिसमें से 4 आम आदिवासी थे और 2 माओइस्ट थे।
जिसमें से फोटो सर्कुलेट हुई कि एक माओवादी को पकड़ के जिंदा पकड़ के रखा गया और उसको टॉर्चर करने के बाद मारा गया। कोरचोली नेंद्रा का इनकाउंटर का एग्जाम्पल लें, या कांकेर नारायणपुर के बॉर्डर पे जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 लोगों को मारा गया। माओइस्ट पार्टी के स्टेटमेंट के हिसाब से सिर्फ 12 लोग उस इनकाउंटर में गोलीबारी में मारे गए। उसके अलावा 17 से ज़्यादा लोगों को पकड़ के पास में एक जो उनका मार्टियर्स मेमोरियल है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक मार्टियर्स मेमोरियल था, वहाँ पे ले जा करके उनको टॉर्चर करके मारा गया। तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का पार्ट नहीं है तो क्या है? ये वॉर क्राइम्स नहीं है तो क्या है, जिसमें आप कॉम्बैटेंट्स को, आप अपोजिट पार्टी को जिंदा पकड़ के फिर उसको मार देते हैं। कॉमरेड रेणुका की बात करें, जो दंड कन्या स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर थी, उनको वो बीमार थी और उन्होंने एक गांव में एक घर में शेल्टर ले रखा था। उनको वहां से पकड़ के उनको टॉर्चर करके मारा गया। अगर ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स का हिस्सा नहीं है तो क्या है? इस तरीके के तमाम और एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक कार्तिक दादा जो भी एक सीनियर माओइस्ट लीडर थे बस्तर के अंदर, उनको भी इलाज मतलब वो बीमार थे और वो इलाज कराने के लिए शेल्टर ले रखे थे किसी गांव में। उनको भी वहाँ पे उनको और उनके साथ में एक और महिला साथी की उनको पकड़ के मार दिया गया। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं हैं जहाँ पे सिविलियंस को और सिविलियंस को मारा गया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में मारा गया। नेंद्रा में 3 लोगों की मौत हुई जो कि प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। 1 जनवरी को जो मांगली सोडी का किलिंग हुआ उसके खिलाफ में प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे 3 लोगों को 18 जनवरी को घेर के गोली मारी गई, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियां थीं और एक 40 साल का एक पुरुष थे। उन तीनों लोगों को घेर के मारा गया और उसके बाद उनको मारने के बाद ये बोल दिया गया कि ये माओवादी थे। तो इस तरीके का सिविलियन किलिंग, पीड़िया का इनकाउंटर हमको सबको पता है कि 12 लोगों को जो तेंदुपत्ता कलेक्ट कर रहे थे 10 मई को पिछले साल, उनको घेर के मार दिया गया। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं जहाँ पे आम सिविलियंस को घेर के मारा जा रहा है। उसके अलावा माओइस्ट कॉम्बैटेंट्स जो हैं, माओइस्ट गुरिल्लाज जो हैं, उनको जब वो अपना नॉर्मल डे रूटीन कर रहे होते हैं, रोल कॉल हो रहा होता है, 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर को 14 माओइस्ट गुरिल्लाओं को बीजापुर के अंदर मार दिया गया। माओइस्ट पार्टी के स्टेटमेंट के हिसाब से वो सारे के सारे तब मारे गए जब सुबह का मॉर्निंग में जो रोल कॉल होता है जिसमें गिनती होती है सभी कैडर्स की, वो गिनती हो रही थी और उस गिनती के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके को घेरा और घेर के अंधाधुंध फायरिंग में उन 14 माओइस्ट गुरिल्लास को मार दिया। कोई मौका नहीं दिया गया कि वो सरेंडर कर सकते हैं या वो उनको पकड़ने की कोशिश। एक राज्य जो अपने आप को बोलता है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो ये क्लेम करता है कि वो इस देश वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो करता है और वो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग में सिविलियंस को मारता है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स में वो माओइस्ट गुरिल्लास को मारता है। एक ऐसा मूवमेंट जो तमाम अभी साथी यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक ऐसा मूवमेंट जिसको बंदोपाध्याय कमेटी ने भी बोला कि एक ऐसा मूवमेंट है जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ जो है समाज की उसमें रूटेड है। एक सोशल मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे लोगों को इस तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है, उस मूवमेंट के नाम पे आम सिविलियंस को मारा जा रहा है। ये वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं है, वॉर क्राइम्स नहीं है तो क्या? तो जब विजय शर्मा ये बोलते हैं कि कोई वॉर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सच बात तो ये है कि एक वॉर एग्जिस्ट कर रही है और उस वॉर को छुपाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें तमाम तरीके का क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है, उसमें वॉर क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं। सेक्सुअल वायलेंस बहुत रैम्पेंट चीज़ है इस इलाके में। कमली कुंजाम, एक 17 साल की लड़की, उसको कोरचोली नेंद्रा में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद में, कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं। कमली कुंजाम बीमार लड़की अपने घर में सो रही थी, उसको उसके घर के दरवाजे से ड्रैग करके लेके आया जाता है और जंगल में उसके साथ मल्टीपल सिक्योरिटी पर्सनल्स गैंग रेप करते हैं और गैंग रेप करने के बाद मार देते हैं। 3 दिन के बाद उसकी बॉडी जंगल के अंदर पाई जाती है और उसकी माँ जैसा बताई हैं मीडिया को भी, जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उसके लोअर बॉडी पार्ट्स पे
स्क्रैच मार्क्स थे, बहुत बुरी तरीके से ब्रूटलाइज किया गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे कि उनको अंदाज़ा है कि उसका रेप करके, उसका गैंग रेप करके उसको मारा गया। माडवी लक्षु पिछले साल मार्च के महीने में 20 या 21 मार्च की बात है, 40 से 45 साल के बीच की उम्र की एक औरत, जो पहले माओइस्ट गोरिल्ला थी लेकिन उन्होंने बाद में वो पकड़ी गई और उसके बाद वो साधारण जिंदगी जी रही थी, उनको माओइस्ट सिंपैथाइजर होने के आरोप में उठाया गया। उनको उठाने के बाद उनके साथ रेप किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू से इंजरी की गई और उसके बाद उनको मार दिया गया। महिलाओं के साथ इस इलाके में हिस्टोरिकली, चाहे वो ऑपरेशन ग्रीन हंट हो या सालोजुदुम के पीरियड से, लगातार बहुत तरीके के, मतलब तमाम तरीके का सेक्सुअल वायलेंस, तमाम डिग्री का सेक्सुअल वायलेंस होता आया है। महिलाओं का ब्रेस्ट स्क्वीज करके ये देखना कि वो लैक्टेट कर रही हैं या नहीं, ये तय करने के लिए कि वो माओइस्ट गुरिल्ला है या नहीं, ये भी सेक्सुअल वायलेंस की ही श्रेणी में आता है। उनको आए दिन जंगल में छेड़खानी करना, उनके साथ बलात्कार करना, ये सब नॉर्मल रूटीन का पार्ट है, जिसको इंडियन स्टेट एंटी नक्सल ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस का दर्जा देता है। तो इस तरीके के वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइडल एक्ट्स लगातार इस इलाके में हो रहे हैं और इन्हीं तरीके की चीज़ों को छुपाने के लिए, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए इंडियन स्टेट हमेशा ये डिनाई करता है कि यहाँ पे कोई सिविल वॉर एग्जिस्ट नहीं करती है, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलते हैं तो आप उस मामले को इंटरनल मैटर तक रिड्यूस कर देते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल स्क्रूटनी नहीं चाहते हैं, आप दूसरे पार्टीज़ का इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमिलिएशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इस इलाके में सो कॉल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को बूस्ट करना है, सो कॉल्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को सेल करना है पूरे देश की आबादी को, और इंटरनेशनल जो लोग हैं पूरी दुनिया को ये सेल करना है कि आप एक तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैरी आउट करने के लिए सारे ऑपरेशंस चला रहे हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए कॉरपोरेट घरानों के जो एडवांसेस हैं, जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं और जो पैरामिलिट्री का ब्रूटल मिलिट्री ऑफेंसिव है उसको अपोज कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली में एंटी डेवलपमेंटल हैं, एंटी नेशनल हैं। तो ये आइडिया प्रोपेल करने के लिए, जो जनता का अपना इंटरेस्ट है उसको सप्रेस करने के लिए और कॉरपोरेट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक वॉर जो छेड़ी जा रही है, उस वॉर को हमेशा कवर अप करने की कोशिश करता है ये राज्य। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है विजय शर्मा की बातचीत में, जब वो बोलते हैं कि हम एक तरफ तमाम इनकाउंटर के बाद विजय शर्मा बहुत बेशर्मी से आके खड़े होते हैं पाइल ऑफ डेड बॉडीज़ पे और ये बोलते हैं कि हम एक भी गोली नहीं दागना चाहते हैं, हम शांति वार्ता चाहते हैं। और दूसरी तरफ जब शांति वार्ता की बात आ रही है और जनता जब ये बोल रही है, सिविल सोसाइटी जब ये बोल रहा है कि शांति वार्ता होने के लिए एक सीज फायर होना ज़रूरी है, ताकि एक ऐसी परिस्थिति बन सके जहाँ पे वार्ता हो सके। बंदूकों के तमाम गोला बारूद के बीच में आए दिन जब गाँव के अंदर शेलिंग हो रही है, आए दिन जब गाँव पे बम बरसाए जा रहे हैं, आए दिन जब गाँव में लोगों को घेर घेर के मारा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में किस विश्वास के साथ शांति वार्ता हो सकती है? शांति वार्ता होने के लिए एक परिस्थिति क्रिएट करना ज़रूरी है। और जो माओइस्ट पार्टी का कंडीशन रखा गया था, ये जो जनता, ये जो सिविल सोसाइटी भी सीज फायर डिमांड कर रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस में ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ पे दो वॉरिंग पार्टीज़ के बीच में सीज फायर, पीस टॉक होने के लिए, एक पीस प्रोसेस होने के लिए सीज फायर इनिशिएट किया गया। कोलंबिया के अंदर कोलंबियन स्टेट और रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के बीच में सिमिलर सिचुएशन थी, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट भी रहा है, वहाँ पे स्ट्रगल भी रहा है। वहाँ पे भी लैंड क्वेश्चन को लेकर के फार्क जो है, रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, वो भी लैंड क्वेश्चन को लेकर के लड़ता रहा है, जैसे माओइस्ट पार्टी यहाँ पे लैंड क्वेश्चन को लेकर के, वन ऑफ द क्वेश्चंस जो है उनका लैंड क्वेश्चन है, उसको लेकर के लड़ रही है। वहाँ पे सीज फायर, पीस टॉक, पीस अग्रीमेंट में जाने के लिए जो फार्क था उसने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया, और यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया जैसे कि माओइस्ट पार्टी ने अभी यहाँ पे पीस टॉक्स को के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया है, वैसे कोलंबिया में भी किया गया फार्क के द्वारा, और उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया कोलंबिया गवर्नमेंट ने। और एक परिस्थिति ऐसी बनी
जहाँ पे वो पीस टॉक्स की तरफ आगे बढ़ पाए। पीस टॉक्स के आउटकम्स एक सेकेंडरी सवाल है कि पीस टॉक में क्या आउटकम होगा, पॉलिटिकल क्वेश्चंस कैसे एड्रेस होंगे, ये जो जनता स्ट्रगल कर रही है, जिससे स्ट्रगल कर रही है, उन दोनों के बीच में पीस टॉक के प्रोसेस का सवाल है। लेकिन वैसी परिस्थिति बनने के लिए एक सीज फायर होना, वैसी कंडीशन क्रिएट हुई कोलंबिया में। तो ऐसी कंडीशन अगर इंडियन स्टेट, जो कि ये बोलता है कि वो ब्लडशेड नहीं चाहता, वो एक भी गोली दागना नहीं चाहता है, वो ऐसे कंडीशन को क्रिएट कर क्यों नहीं करता है, बल्कि वो उल्टा ऐसी हरकतें करता है जिसमें यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर हो गया है। जब माओइस्ट पार्टी ने ये बोल दिया और अपने कैडर्स को यह डायरेक्ट कर दिया कि वो यूनिलैटरल सीज फायर के दौरान किसी भी तरीके का ऑफेंसिव एक्शन नहीं करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए मिलिट्री एक्शन करेंगे, वैसी परिस्थिति में दो सेंट्रल कमेटी मेंबर और जनरल सेक्रेटरी एक पार्टी का, उसका किलिंग करना, मोर देन 50 कैडर्स का किलिंग करना, ये साफ साफ ये दिखाता है कि इंडियन स्टेट सिर्फ और सिर्फ ब्लडशेड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो बस्तर जैसे तमाम इलाकों के ज़मीन को लाल खून से रंग देना चाहता है, ताकि उसके बाद वो वहाँ की जो खदान है, जो वहाँ के सोने हैं, चांदी है, लोहा है, कोयला है, उन सब को बिना किसी रोक टोक के कौड़ियों के भाव में विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों को सौंप सके। उसके लिए वो किसी भी तरीके का ऑपोजिशन नहीं चाहता है। इसीलिए मूलवासी बचाओ मंच जैसा ही एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर दिया जाता है। ये बात सिर्फ आर्म स्ट्रगल का नहीं है। आर्म स्ट्रगल एक प्राइमरी हर्डल है यहाँ पे माइनिंग इंटरेस्ट के लिए। इसलिए इंडियन स्टेट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में इतना ब्रूटल ऑफेंसिव, इतना ब्रूटल वॉर अनलीश कर रहा है माओइस्ट पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए और जनता के ऊपर माओइस्ट पार्टी के नाम पे। लेकिन वो किसी भी फॉर्म ऑफ स्ट्रगल को नहीं चाहता है। इसीलिए उसने मूलवासी बचाओ मंच जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, 40 से ज़्यादा उसके लीडर्स को अरेस्ट किया। और बैन करने का और अरेस्ट करने का रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न ये दिया गया है कि मूलवासी बचाओ मंच, ये नहीं बोला गया है कि मूलवासी बचाओ मंच माओइस्ट पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि अब तक का प्रैक्टिस रहा है, बल्कि ये बोला गया है कि मूलवासी बचाओ मंच माओइस्ट अफेक्टेड इलाकों में डेवलपमेंटल एक्टिविटी को अपोज करता है। तो ये जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इस डेवलपमेंटल जो प्रो कॉर्पोरेट प्रो इंपीरियलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसको अपोज करने वाला कोई भी फोर्स स्टेट को पसंद नहीं है। इसलिए वो हर एक तरीके के ऑपोजिशन को रास्ते से हटाना चाहता है। और इसीलिए तमाम कॉल्स जो हैं पीस के, वो होने के बाद भी स्टेट इस तरीके के किलिंग कर रहा है। किलिंग करके एक तरीके से डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि या तो आप सरेंडर कर दें और आप अपना स्ट्रगल छोड़ दें, अपने जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं जनता के, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपने इज्जत अधिकार के लिए, उसको छोड़ दें, नहीं तो आपको मारा जाएगा। पर इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग लड़े हैं और इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट हुई हैं, फिर भी लड़ाई जारी रही है। कोलंबिया का ही एग्जाम्पल है, वहाँ पे 50 साल तक स्ट्रगल चला था और तमाम लगातार बार बार पीस का एफर्ट हुआ। पैलेस्टीन का एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहाँ पे बहुत लंबे समय से पैलेस्टीनियन लिबरेशन के लिए लोग लड़ते रहे हैं और वहाँ पे स्टेट ने पीस के नाम पे तमाम तरीके के छलावे भी किए हैं। साम्राज्यवादी ताकतों ने तमाम तरीके के छलावे किए हैं। ओस्लो अकॉर्ड जैसा अकॉर्ड साइन किया जिसमें पैलेस्टीन का जो अथॉरिटी है, पैलेस्टीन का जो पैलेस्टीनियन पीपल का जो राइट टू देयर लैंड है, उसको लिमिट कर दिया गया वेस्ट बैंक और गाज़ा तक। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जैसा एक पपेट रेजिम क्रिएट कर दिया गया, जैसा कि बस्तर के अंदर अभी किया जा रहा है, तमाम तरीके के पपेट लीडर्स को क्रिएट कर करके, जो ये बोल रहे हैं कि पीस टॉक बस्तर में शांति लाने के लिए किसी भी तरह तक समझौता कर लेना चाहिए, जनता को अपने मांगों को छोड़ के समझौता कर लेना चाहिए शांति लेके आने के लिए। एक ग्रेवयार्ड की शांति की मांग करने वाले लोग, लीडर्स भी तैयार किए जा रहे हैं बस्तर जैसे इलाके में। वैसे ही पैलेस्टीन में भी इस तरीके के लीडर्स तैयार किए गए। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को क्रिएट किया गया जिसमें यह बोला गया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नेगोशिएट करेगा इजराइल के साथ बाकी जो रिमेनिंग डिमांड्स हैं सिक्योरिटी के, एक पैलेस्टीनियन ऑटोनोमस स्टेट का
और पैलेस्टीनियन पीपल का राइट टू रिटर्न का, बट वो कभी नहीं हो पाया। और उसका ही रिजल्ट है कि बार बार इन इलाके में आर्म स्ट्रगल्स फिर से इमर्ज हुए हैं। कोलंबिया का एग्जाम्पल ही ले लें, जो फार्क ने सरेंडर किया, उसके बाद जो पीस नेगोशिएशंस हुए हैं, जो एक कंक्लूजन तक पहुंचा है आर्म स्ट्रगल वहां पे, उससे पहले भी एक बार वहां पे एफर्ट हुआ था जो कि फेल हो गया था, क्योंकि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं हुआ। श्रीलंका का एग्जाम्पल है, श्रीलंका में भी 2002 में एक पीस प्रोसेस हुआ, पीस प्रोसेस होके नॉर्वे के इंटरवेंशन से पीस प्रोसेस हुआ, अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें बोला गया कि एक तरीके से ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, सेल्फ गवर्नेंस का राइट दिया जाएगा, और तमाम तरीके के वादे किए गए थे उस पीस रेजोल्यूशन में। बट 2002 का पीस रेजोल्यूशन 2006 तक भी स्टैंड नहीं कर पाया। 2006 में फिर से आर्म कन्फ्लिक्ट वहाँ पे रिज्यूम हो गया, और आर्म कन्फ्लिक्ट रिज्यूम होने की एक तरफ पीस अग्रीमेंट स्टैंड कर रहे हैं, दूसरे तरफ आर्म कन्फ्लिक्ट रिज्यूम हो रहा है, और पहले श्रीलंकन स्टेट एक जेनोसाइड कैरी आउट किया श्रीलंका में, जहाँ पे हॉस्पिटल्स जिनको क्लियरली मार्क किया गया, डेजिग्नेटेड सेफ जोन, जैसे कि आज हम गाजा के एग्जाम्पल में देखते हैं कि डेजिग्नेटेड सेफ जोन दिया गया कि आप इस इलाके में जाइए, यहाँ पे सेफ रहेंगे। आप पॉपुलेशन को बोला गया कि आप इस इलाके में शेल्टर लीजिए, आप इस हॉस्पिटल में शेल्टर लीजिए, आप सेफ रहेंगे, और वहाँ पे फिर बॉम्बिंग की गई। इस तरीके के एग्जाम्पल श्रीलंका के अंदर में भी हैं, और उस परिस्थिति में है जब पीस अग्रीमेंट ऑन पेपर स्टैंड कर रहा था। तो इस तरीके के इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। श्रीलंका का एग्जाम्पल है, गाजा का एग्जाम्पल है, कोलंबिया का एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक लेवल पे चीज़ें आगे बढ़ी, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। यूनिलैटरल सीज़फायर डिक्लेयर होने के बाद कोलंबियन स्टेट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया और एक सीज़फायर की परिस्थिति बनी। सीज़फायर की परिस्थिति बनने के बाद जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे वो उस पर बात हुई, उनका रेजोल्यूशन ना होने की वजह से कन्फ्लिक्ट फिर से रिज्यूम होता है, आर्म स्ट्रगल फिर से रिज्यूम होता है, क्योंकि जिन पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे मूवमेंट चल रहे थे इतने लंबे समय से, जिन पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जिन पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए लोग जेलों में सड़े हैं, उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व किए बिना किसी भी तरीके का पीस, जो कि कॉमरेड वेणुगोपाल भी बोल रहे थे कि पीस तभी हो सकता है जब पॉलिटिकल क्वेश्चंस का रेजोल्यूशन हो, तो वो हुआ नहीं, इसलिए बार बार उस तरीके की परिस्थिति में आगे खड़े हो रहे हैं। इंडिया का ही एग्जाम्पल है कि इंडिया में नागा रेबल्स के साथ जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल लड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत बार इंडियन स्टेट मोर देन 200 टाइम्स पीस नेगोशिएशंस में गया है। रिसेंटली 2015 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के साथ, और वो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में ये तक तय कर लिया इंडियन स्टेट ने कि वो नागा लोगों को उनका अपना एक सेपरेट फ्लैग देगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देगा, और कुछ रीजनल ऑटोनॉमी देगा, जैसा कि कश्मीर की स्थिति में था। लेकिन 2015 में इंडियन स्टेट एक तरफ नागा नेशनल लिबरेशन के फोर्सेस को ये बोलता है कि हम आपको वो चीज़ें देंगे जो कश्मीर के पास में है, और 2019 में कश्मीर से जा कर के वही चीज़ें छीन लेता है। तो ये इंडियन स्टेट एक तरीके से इस तरीके का मतलब टैक्टिक्स खेलता है कि वो एक तरफ कन्फ्लिक्ट को सप्रेस करने के लिए दूसरी तरफ वो चीज़ों को कूल डाउन करता है, और दूसरी जगह चीज़ों को कूल डाउन करने के बाद एक जगह पे जो स्ट्रगल चल रहे हैं उनको सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेट करता है। और यही चीज़ हुई है 2015 में जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ नागा फोर्सेस के साथ, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया कश्मीर की तरफ, और वहाँ पे ब्रूटल मिलिट्री ऑफेंसिव, ब्रूटल मिलिट्री सप्रेशन करके कश्मीरी लोगों का राइट्स को छीन लिया गया। और वो राइट्स बेसिकली जो ऑन पेपर थे, जिसको छीनने के बाद इंडियन स्टेट ने बहुत क्लियर कर दिया कि एक इलीगल मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन है। और जो कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिट्री सप्रेशन किया गया रेजिस्टेंस मूवमेंट्स का, तो उसका रिजल्ट हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सेंट्रल इंडियन रीजन्स में मिनरल्स की लूट करने के लिए मोर एंड मोर मिलिटराइजेशन किया है इंडियन स्टेट ने। 7.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को कंसंट्रेट करके उसने इस तरीके की परिस्थिति क्रिएट की है, और वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया गया। बट अभी हम फिर से देख रहे हैं, अभी पिछली कुछ दिनों की पहले की खबर है
कि जो 15 में जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ था नागा रेबल्स के साथ में, वो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को पूरा ना करने की वजह से जो NSCN की लीडरशिप है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो फिर से आर्म स्ट्रगल में जाएंगे, और उनका लीडरशिप म्यांमार में इस समय एग्जाइल लेकर के आर्म स्ट्रगल को रिज्यूम कर रहा है बाकी रेबल फोर्सेस के साथ मिलके। तो ये सारी चीज़ें टू एंड फ्रो इसलिए हो रही हैं, बार बार इसलिए हो रही हैं, हिस्टोरिकली इंटरनेशनल सिनेरियो में भी ये हुआ, यहाँ पे भी ये हो रहा है। 2004 से लेकर के जो पीस का प्रोसेस का एक्सपीरियंस है माओइस्ट पार्टी के साथ में भी, उसमें भी पीस टॉक्स रिजोल्यूशन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि इंडियन स्टेट उन क्वेश्चंस से डरता है, उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने से डरता है, क्योंकि उसका अपना जिस नेचर में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसका नेचर, उसका एग्जिस्टेंस ही थ्रेटन हो जाएगा अगर वो उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेगा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ये चीज़ बताते हैं हमको कि किसी भी तरीके का लास्टिंग पीस, एक स्टेबल पीस तभी पॉसिबल है जब जिन मुद्दों पे जनता संघर्ष कर रही है उन मुद्दों को रिजॉल्व करके उस पे कुछ नया चीज़ बिल्ड किया जाए। वरना काउंटर इंसर्जेंसी हिस्टोरिकली अनसक्सेसफुल रही है किसी भी जगह पे। अफगानिस्तान उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, वियतनाम उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, लाओस कंबोडिया में भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, और तमाम तरीके के रीजन्स हैं इसका एग्जाम्पल जहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस सालों साल चले हैं, लेकिन पीपल स्ट्रगल जो रहा है उनके जस्ट डिमांड्स को लेकर के उसको पूरी तरीके से मिलिटरीली ख़त्म नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आप मिलिटरीली चीज़ों को सप्रेस कर देंगे, लोगों को सप्रेस कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस समाज में प्रेवलेंट हैं, मौजूद हैं, उनको आप सप्रेस नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों के लाइट में अभी जो एक एफर्ट चल रहा है, जो 2000 जो अभी के मौके पे जो मार्च के महीने में जो हैदराबाद में पीस डायलॉग कमेटी ने जो कॉल दिया था पीस टॉक के लिए, उसके बाद से जो एक प्रोसेस चला जिसमें माओइस्ट पार्टी ने मल्टीपल टाइम रिस्पॉन्ड किया है पॉजिटिवली, पीस टॉक के लिए अपील किया है और यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया है। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस का फॉर्मेशन हुआ, जो कि दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान हुआ, जिसमें पूरे देश के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, और हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा का जो डेमोक्रेटिक सेक्शंस हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस प्रोसेस के अंदर। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कॉमरेड नंबला केशव राव को मार्टियर किया गया है, उनके साथ 26 और साथियों का शहादत हुआ है, और कॉमरेड प्रयाग मांझी को भी झारखंड के अंदर शहीद किया गया। ऐसी परिस्थिति में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फॉर पीस है या तमाम और फोर्सेस जो भी पीस टॉक्स के लिए कमिटेड हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पेट्रियाटिक फोर्सेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर को कंडेम करें और इंडियन स्टेट को अकाउंटेबल होल्ड करें कि वो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक वॉर क्राइम्स के लिए उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स के लिए उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। इंटरनेशनल स्टेज पे भी हम ये प्रेशर बिल्ड करें कि इंडियन स्टेट को वॉर क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, और इंडियन स्टेट को प्रेशराइज करें कि वो एक सीज फायर डिक्लेयर करे और माओइस्ट पार्टी के साथ पीस टॉक्स में जाए, ताकि एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ सके। अगर इंडियन स्टेट बोलता है, जो वो बोलता है कि वो खून खराबा नहीं चाहता है, तो वो उसको मटीरियलिटी में ला करके दिखाए। ये जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। तमाम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो जेनोसाइड चल रहा है बस्तर में उसको हम कंटिन्यू होने दें। तमाम एक्सपीरियंसेस ऑफ सीज फायर और पीस टॉक्स के, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं होता है और फिर से कॉन्फ्लिक्ट, फिर से स्ट्रगल कंटिन्यू होता है और स्टेट फिर से ब्रूटैलिटी करता है, इसके बाद भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम स्टेट को, जो कि क्लेम करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो कि क्लेम करता है कि वो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, उसको प्रेशराइज करें कि वो इस तरीके के किलिंग्स को रोके, ऑपरेशन कगार को रोके, और वो एक सीज फायर इमीडिएटली डिक्लेयर करे। तो इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करूँगा
ऑपरेशन कगार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।